नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी बी औपचारिक लेखन की तीसरा सब टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है टिप्पण। टिप्पण से यह तात्पर्य है कि टिप्पण हम किन चीजों में प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। अधिकतर हम देखते हैं टिप्पण का जो प्रयोग है वह कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालयों में, संस्थानों में, कंपनियों में इसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। टिप्पण से यह तात्पर्य है कि किसी भी पत्र का किसी कार्यालय में एक तरह से आना या जाने की जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर अपना जो आप सुझाव देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं या कोई टीका करते हैं, उसे टिप्पण कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया अलग-अलग रूप से प्रयोग में एक तरह से लेकर आई जाती है। टिप्पण का जो अर्थ है, प्राप्त हुए पत्र पर टीका देना टिप्पण कहलाता है। टिप्पण में प्राप्त विशेष पर विषय या विशेष पर अपने निर्देश, सुझाव और आदेश आदि दिए जाते हैं। यानी कि जो भी पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पत्र आया है तो एक तरह से क्रिया हुई है। उसके बाद उस पत्र में जिस जिस तरह की जो जो अभिव्यक्ति दर्ज की गई है संप्रेषण के माध्यम से, उसको आपने अपने आधार पर उसे प्रस्तुत करना है। कार्यालय में पत्र व्यवहार के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं से अनेक प्रकार के पत्रों का एक तरह से क्रम आता हुआ और जाता हुआ दोनों दिखाई देता है, और उन पत्र व्यवहार में जिस समस्या का निपटान करने के लिए कार्यवाही होती है, उसे ही हम टिप्पण कहते हैं। टिप्पण कार्य को करने के लिए एक पूरी समिति बनाई जाती है, यानी कि ये एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। यानी कि एक व्यक्ति इसे लागू तो कर सकता है, पर उसके बाद उसके जो नीचे पायदान के लोग हैं, वह उस क्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देती है, और उस व्यक्ति पर जिस भी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, वह पूरी समिति उसे बैठकर एक तरह से जज करती हुई दिखाई देती है, और उसके पूरे व्यक्तित्व का एक तरह से आधार भी प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। पर हम उसमें ये भी देखते हैं कि अगर किसी सही व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, तो उस पर पूरा एक संस्था कार्यरत होती हुई दिखाई देती है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक पूरी समिति बनाई गई है, जिसमें अधिकारी से लेकर अनेक व्यक्ति इस रूप में जुड़े हुए होते हैं, जो अपने 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 व्यवहार के द्वारा, अपने अपने कार्य प्रणाली के द्वारा या पूरी संस्थान के द्वारा उसके आधार पर सुझाव, आदेश और निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि टिप्पण के जो कुछ प्रमुख तत्व भी हैं, इन प्रमुख तत्वों के आधार पर ये पूरी क्रिया प्रतिक्रिया एक तरह से की जाती है। पहला इसमें बताया गया, जब भी हम किसी व्यक्ति पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो वे सारे आरोप प्रत्यारोप मौखिक रूप से नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी कार्य है, तो यहाँ पर लिखित प्रक्रिया दर्ज होती हुई दिखाई देती है। तो जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसमें वह लिखित माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है, और लिखित रूप में जिस पर किसी भी तरह का आरोप लगा है, तो दूसरा व्यक्ति उन आरोपों में अपना पक्ष विपक्ष एक तरह से तैयार अपने माध्यम से करता हुआ दिखाई देता है। तो वह पूरे तर्क, तथ्य, हर चीजों को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी हम देखते हैं नकारात्मक या नेगेटिव चीज को वहां पर नहीं लेकर जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आप कोई भी झूठा दस्तावेज वहां पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह का कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, तो आप पर अनेक प्रकार से मानहानि का भी दावा हो सकता है। तो इसमें जो प्रमुख तत्व है वो इस प्रकार से है टिप्पण के। पहला है लिखित प्रक्रिया। हम ये देखते हैं कि सरकारी संस्थान हो या कंपनी हो या गैर सरकारी संस्थान हो या मान्यता प्रद संस्थानें हो, उसमें भी हम देखते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाते हैं, तो वो लिखित रूप में आरोप दर्ज होता हुआ दिखाई देता है। और जो भी हमें किसी भी तरह की उससे कोई दिक्कत है, परेशानी है, या उसका व्यवहार हमारे संस्थान के पक्ष में नहीं है, तो भी हम
उसे एक लिखित प्रक्रिया में एक मेमो देते हुए दिखाई देते हैं, और उस मेमो का वह जब जवाब देता है, इसके लिए भी हम देखते हैं कि उसे कुछ अवधि दी जाती है। उस अवधि के दौरान वह अपने लिखित रूपों को वहां पर समेट कर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। तो टिप्पण एक लिखित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को वहां पर दर्ज कराते हुए दिखाई देता है। निपटान के लिए दूसरा, की समस्या अगर आई है तो उसका निपटान भी होते हुए दिखाई देता है। निपटान चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सकारात्मक में हो, नकारात्मक में हो, होता हुआ जरूर दिखाई देता है। और ये निपटान की जो प्रक्रिया है, ये बहुत लंबी नहीं चलते हुए दिखाई देती है। ये हम देखते हैं कि 2-3 प्रक्रिया में ही इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलते हुए दिखाई देता है। पर कई प्रक्रिया ऐसी हैं या कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा समय भी लगता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके निपटान के लिए हम देखते हैं जहां पर सरकारी गैर सरकारी संस्थान के व्यक्ति होते हैं, वहां पर ये जो प्रक्रिया है लंबी चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इससे समाधान के लिए हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव और निर्देश या आधार प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जब एक समिति बैठती है तो उसमें हमें बहुत सारे लोगों की आवाजाही होती है, जैसे डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, आपके डीआर है, या फिर आपके एआर है, और आपके अनेक प्रकार के संस्थान के जो उच्च पायदान पर व्यक्ति हैं, ये सभी इसमें भागीदारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो वह पक्ष विपक्ष दोनों को ध्यान में रखकर अपना सुझाव, अपना निर्देश, अपना आदेश देते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा इसमें बताया गया है संक्षेप और विस्तृत। हम देखते हैं कि जो टिप्पण है वह वैसे तो एक विस्तृत प्रक्रिया है, पर संक्षेप इसलिए इसमें जोड़ दिया गया है क्योंकि अंत में जाकर ये संक्षिप्त रूप धारण कर लेता है। तो संक्षेप की प्रक्रिया भी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस पर जो भी आरोप संस्था द्वारा लगाए जा रहे हैं उसके लिए वह विस्तृत रूप से अपने पक्ष में, अपने बचाव में वह सारे दस्तावेज वहां पर एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, और जो जो उस पर आरोप लगे हैं उन आरोपों का वह क्रमबद्ध रूप से जवाब देते हुए दिखाई देता है। चौथा है इसमें समस्या के लिए। हम देखते हैं समस्या से है कि जो भी संस्थान के लोग हैं और जो भी आरोप लगा है उसमें वह पूर्व निर्णय, नियम, अधिनियम, कानून आदि के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसके पूरे नौकरी का जो ब्यौरा है वह देखा जाता है कि कितने सालों की नौकरी में इसमें पहली बार इस तरह का कोई आरोप लगा है, या इससे पहले भी आरोप लगे हैं, या इसका व्यवहार ऐसा है, या संगठन के लिए, संस्था के लिए उचित व्यक्ति नहीं है। सारी बातों का ध्यान रखकर उसके पक्ष विपक्ष में एक तरह से उसका समाधान किया जाता है। फिर है टिप्पण के उद्देश्य। हम देखते हैं जीवन में या संस्थाओं में लोग अपने अलग अलग उद्देश्य के द्वारा अपने जीवन या अपने संस्थान का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। तो टिप्पण का यहाँ उद्देश्य है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि वह वह पत्र व्यवहार करते समय एक तरह से पूरा प्रारूप तैयार कर ले। प्रारूप से यह तात्पर्य पूरी रूपरेखा तैयार कर ले कि पहले कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है, उन उल्लेख का वह उत्तर देते हुए अपनी जो मौलिक अभिव्यक्ति है वह व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है किसी भी या किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी कंपनी पर या किसी भी संस्था पर जब हम कोई कार्यवाही के सिलसिले में क्यों और कैसे के निर्णय पर अनेक प्रकार से सोचते विचारते हुए नजर आते हैं। पहला, परिस्थिति के अनुरूप कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों के अनुरूप इस क्रिया को करने के लिए एक तरह से उपस्थित हुआ है, या हम देखते हैं कि कई बार परिस्थितियों में व्यक्ति गलत कार्य भी कर जाता है, या समस्या के अनुरूप जब वह उसका आधार प्रस्तुत होता है तो कई बार वह निर्दोष भी पाया जाता है। कई बार परिस्थितियां उसके विपक्ष में भी अनेक रूप से कार्यरत होते हुए दिखाई देती है। दूसरा है कारण विशेष के रूप में, कि क्या कारण है कि व्यक्ति इस तरह से सोचने के लिए, कार्य करने के लिए या ना कार्य करने के लिए बाध्य हुआ। तीसरा है कार्यवाही के समय उत्तर जो भी पूछे जाते हैं वह विषय विशेष के रूप में क्या निर्णय लिया गया, यानी कि व्यक्ति के विषय में कि वह व्यक्ति इसी तरह का, अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से नहीं करता है या
कार्य में कटौती करता है या कार्य में अनेक प्रकार से बाहरी संस्थाओं का हस्तक्षेप रहता है या किसी भी तरह की कोई हानि का प्रावधान है, तो वहां पर हम देखते हैं कि तुरंत निर्णय ले लिया जाता है। पर व्यक्ति अगर ईमानदार है, सही रूप से कार्य कर रहा है, फिर भी उस पर किसी भी तरह का कोई आरोप है, तो वो भी सहजता के साथ निपटान करने की कोशिश में अधिकारी से उच्च अधिकारी तक की महत्ता उसमें दर्शाई जाती है। टिप्पण के जो हम देखते हैं कि आवश्यक एक तत्व के रूप में भी कह लीजिए या हम इस रूप में भी कह सकते हैं, उद्देश्य के रूप में भी इसे निहित कर सकते हैं कि इन उद्देश्यों के द्वारा ही इसकी विशेषता को पारित किया जाता है। उद्देश्य मैंने अभी बता दिए, साथ ही ये इसकी विशेषताएं हैं। पहला है विषय पर केंद्रित, कि जो भी जिस पर भी ये क्रिया प्रतिक्रिया दर्ज की गई है या आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, वह केवल अपने विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। उसे इधर उधर की बातें लिखित रूप में नहीं लिखना चाहिए। अगर आप पर कोई एलिगेशन या आरोप लगा है, तो आप उस पर अपनी सफाई देते हुए उस पर दस्तावेज वहां पर लगाइए कि आप पर ये किस रूप में ये लगाया गया है। आप विषय से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से विषय पर केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना, कि व्यक्ति अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी वह अधिकारी, उच्च अधिकारी या प्रिंसिपल या डायरेक्टर को बताना चाह रहा है, तो वह कहीं ना कहीं जिस क्रम में उस पर यह आरोप लगे हैं, वह उसी क्रम में उसका उत्तर दे, तो वह ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देता है। अगर वह उल जुलूल बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं वह उसके एक तरह से परिप्रेक्ष्य में फंसते हुए दिखाई देता है। तो बहुत सोच समझकर समय का या फिर समस्या का निपटान करने की आवश्यकता है। आत्मशैली का प्रयोग ना करना, कि व्यक्ति आत्मशैली यानी कि मैं शब्द का प्रयोग ना करे, क्योंकि मैं में अहम की प्रवृत्ति आते हुए दिखाई देती है। मैं अहम का एक तरह से सूचक होते हुए दिखाई देता है। तो आप जब भी बात करें, नाम से संबोधन से नाम एक तरह से संबोधित करते हुए बोलते हुए दिखाई दे, या फिर आप संस्था का नाम वहां पर बोलते हुए दिखाई दे, आत्मशैली का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। टंकित सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। आप पर जो भी किसी भी तरह का आरोप लगा है, तो आप केवल अपनी हाथ से लिखकर उसे प्रस्तुत ना करें। टंकित यानी कि टाइपिंग करके उसका उत्तर एक तरह से तैयार करें, तो वो ज्यादा बेहतर लगते हुए दिखाई देता है। तो जब भी इस तरह की कोई भी क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, तो उसमें टंकित सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पुनरुक्ति से बचना चाहिए। पुनरुक्ति से यहाँ तात्पर्य है बेटा कि आपने अगर एक बात कह दी है, तो दोबारा उस बात को नहीं कहना है, और कहना भी है तो दूसरे शब्दों को लेकर वहां पर उस बात को आप एक तरह से चलन में ला सकते हैं। हमें पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, चाहे शब्द के रूप में हो, वाक्य के रूप में हो या उपवाक्य के रूप में हो। एक बात जिस रूप में कह दी उसे दोबारा नहीं कहना चाहिए। सरल, स्पष्ट और सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, संस्थान में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सरल यानी कि साधारण भाषा में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पर वह शिष्टाचार के तहत करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी दोहरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें उससे बचना चाहिए। हम देखते हैं कि कार्यालय स्तर पर जब भी हम टिप्पण की बात करते हैं, तो उसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आदेशात्मक टिप्पण, यानी कि आदेश के अनुरूप दिया गया टिप्पण में हमें उस आदेशात्मक भाषा का स्वरूप वहां पर देखना चाहिए, और उसके अनुसार ही हमें अपनी क्रिया प्रतिक्रिया एक तरह से प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा है विचारात्मक टिप्पण के आधार पर। हम देखते हैं कि कई ऐसे समस्या आ जाती हैं जिस पर हम अनगिनत व्यक्तियों से उसकी एक तरह से भावभूमि को एक तरह से विचार विमर्श करते हुए दिखाई देते हैं, एकदम तुरंत उत्तर नहीं लेते हुए दिखाई देते। तो वहां पर विचारात्मक टिप्पण का आधार प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कोई ईमानदार व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई कटाक्ष लगा दिया है, कोई भी मेमो दे दिया है, या किसी भी तरह की कोई भी अनुचित क्रिया कर दी गई है, तो उसमें हम देखते हैं कि विचारात्मक शैली या विचारात्मक टिप्पण का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। विवेचनात्मक टिप्पण के आधार पर अगर हम देखते हैं कि कार्यालय में किसी भी भव्य रूप का संयोजन होना
आरंभ होना एक तरह से होता है, तो उसमें हम विवेचनात्मक रूप का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये गंभीर तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उसमें बात करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे एनुअल डे होता है, या हम देखते हैं कि कई जगह हम देखते हैं किसी भी तरह की कोई भी भव्य उद्घाटन होना है, आयोजन होना है, तो हम बहुत सारी चीजों पर गंभीर वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं, महत्वपूर्ण पहलुओं पर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां भी टिप्पण का आधार प्रस्तुत होता है। हर किसी को अपनी अपनी एक तरह से हम देखते हैं कि क्रिया करने की जो महत्ता है वह प्रकट होती है, यानी कि सब व्यक्ति एक कार्य नहीं कर सकते, इसलिए अलग-अलग व्यक्तियों के संयोजन से कि उनको वो कार्यभार दे दिया जाए, दूसरे को वो कार्यभार दे दिया जाए, और उस रूप में हम सबसे विवेचनात्मक टिप्पण के रूप में बात करते हुए दिखाई देते हैं। चौथा है सामान्य टिप्पण के आधार पर। हम देखते हैं अनौपचारिक शैली में या औपचारिक शैली में ही हम सामान्य रूप से भी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर औपचारिक आधार स्पष्ट होते हुए नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसका रूप ही सामान्य टिप्पणी है, यानी कि हम सामान्य रूप से अपनी बात को किस प्रकार से रख रहे हैं। तो टिप्पण को प्रस्तुत करते समय हमें उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसकी शैली और उसको प्रस्तुत करने का जो आधार है, उस पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।